औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़्ज़त माब मौलाना मोहम्मद शफ़ी मदनी साहब, अमीर जमात डॉक्टर सलीम पट्टेवाला साहब, मेरे साथ डायस पर शेयर करने वाले इनाम उर रहमान साहब और गुजरात के कोने कोने से आए हुए वफ़द के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे जो बात करनी है पीपीटी की, उस पर हम बाद में आएंगे, तो बराए करम अभी थोड़ा वहाँ ना देखें। वफ़द के बारे में बताना है। आप माशाल्लाह वफ़द की प्रॉपर्टी का निज़ाम चला रहे हैं, मगर आप जो कर रहे हैं शायद आपको भी ये इल्म नहीं होगा कि आप कितना बड़ा और अहम फ़रीज़ा आप अदा कर रहे हैं। वक्फ़ असल में लोगों को एक गलत फहमी रहती है कि ये एक ऑप्शनल, यानी कि इस तरह का एक नफल के से भी ज़्यादा अगर कोई काम है तो ये है कि अगर किसी के पास कोई अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है या अल्लाह की राह में ख़र्च करे तो उसको हम वक्फ़ कहेंगे। ये चीज़ इतनी आसान और इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि दिखाई देती है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में हमें बार बार फरमाता है इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए। और ये जो ख़र्च करने की बात है वो बाकी जो चीज़ें जो हैं हमारे ऊपर वक़ीमुस्सलात वतु ज़कात, ज़कात फ़र्ज़ किया गया है, तो फिर ज़कात अदा करने के बाद जो ख़र्च करना है वो कौन सा ख़र्च करना है, ये एक अलग स्पेशल तरह का ख़र्च है जिसमें कि सदक़े ज़ारिया के तौर पर ये काम चलता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो आपके पास असल एसेट है, मैं उसकी अरबी में उसमें ये नहीं जाऊँगा क्योंकि उसका वक्त भी कम है, और ये तो किसी चीज़ को जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है, जो एसेट है, उसको ठहरा देना, मतलब कि उसको खर्च ना करना, मगर उससे जनरेट होने वाले मुनाफे को या उसमें से जो आउटकम निकल रहा है उसको अल्लाह की राह में खर्च करना। और इसीलिए ठहराने वाली जो चीज़ है उसको वक्फ़ा यानी कि वक्फ़ यानी कि रोक देना कहते हैं। जब हम इसको इंडियन लीगल सिस्टम में बोलें तो वक्फ़ करना उसको कहते हैं कि जहाँ किसी प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो रुक जाता है। नहीं तो क्या होता है, टाइटल एक के बाद एक बदलते रहता है। ए ने खरीदा बी को दिया, बी ने खरीदा सी को दिया, तो अपन देखते प्रॉपर्टी कार्ड में या 7/12 की उसमें सबके नाम होते ये होते हैं। फिर कोई खरीदता तो खुश होता है कि मेरा नाम चढ़ गया, और फिर उसका नाम कब तक रहेगा, फिर उसके वारिसों का चढ़ जाएगा, तो बदलते रहता है। मगर ये जो कंटिन्यूस चेंज होने वाली जो प्रक्रिया उसको ठहरा कैसे दिया जाए, तो ऐसी किसी हस्ती का नाम आ जाए कि जो ता क़यामत और क़यामत के बाद भी रहने वाली है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो जिस प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम कर दिया जाता है यानी कि उसका टाइटल फिर बदलता नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडियन कंटेक्स्ट में ये कहा है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, मतलब एक बार वक्फ हो गई जो प्रॉपर्टी वो फिर ता क़यामत तक, यानी कि जब तक ये कंट्री एग्जिस्ट करेगा तब तक वो वक्फ ही रहेगी। ये वक्फ को गवर्न करना कोई नई बात नहीं है। 1913 में, जी अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, तब एक अब्दुल फ़ताह साहब का मैटर थी जब उन्होंने अपने ही बच्चों के लिए कोई चीज़ को, कुछ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। ये ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा सा अजीब था कि भाई चैरिटी करना तो चैरिटी किया जाता है, कोई अपने बच्चों के लिए चैरिटी कर सकता है क्या? बात थी वक्फ अलल औलाद की। तो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये वैलिड नहीं है। मतलब चैरिटी को ये कहते हैं कि भाई चैरिटी तो दूसरे के लिए हो, अगर फैमिली के लिए हो तो आपने फैमिली ऑब्लिगेशन किया। तो ये अब्दुल फ़ताह साहब की जो एक वक्फ प्रॉपर्टी थी उसको इनवैलिड ये जूरी ने कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो फिर बड़ा हंगामा हुआ, आलिमों ने, उलमाओं ने इस चीज़ की मुहिम शुरू की, और 1913 में सबसे पहला एक कानून बना, और बड़ी हड़बड़ी में बना क्योंकि उस कानून का नाम था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। अब हम जानते हैं मुसलमान को शब्द ही नहीं है। मुसलमान जो लफ्ज़ है ना अरब से आया है ना इंडियन इर्जाद है, पर ये एक ऐसा
लफ्ज़ के साथ ये सबसे पहला 1913 में कानून बना, फिर उसमें 17 में तरमीम हुई, फिर 23 में हुई, 30 में हुई, और फिर पता लगा कि भाई ये मुसलमान कोई सही शब्द नहीं है, मुस्लिम होता है जो जिसको डिफेंड करते हैं। और उसी वक्त 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट अंग्रेज़ सरकार ने बनाया और तब मुस्लिम वर्ड को डिफ़ाइन किया। और उसके बाद आज़ादी के बाद भी 1954 में और 95 में, 2013 में वक्तन बवक्तन वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट यानी कि सुधारा होता रहा। क्योंकि एक हमेशा अपन देखते हैं कि एक होता है मैन मेड लॉ, इंसानों का बनाया हुआ कानून, और एक होता है डिवाइन लॉ, अल्लाह का बनाया हुआ कानून। तो जब भी मैन मेड लॉ होता है तो वो कभी भी उस सतह तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें वक्तन बवक्तन जब भी होता है उसमें तरमीम करते रहनी पड़ती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना था कि 2013 का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था वो इस्लामी कॉन्सेप्ट का जो वक्फ है उसके बहुत कुछ करीब पहुंच चुका था, बस उसको अमली जामा पहनाने की बात थी। मगर हुआ ये कि 2014 के बाद जो सियासी बदलाव आया नेशनल लेवल पर, उसके बाद वो 2013 के अमेंडमेंट एक्चुअल इफ़ेक्ट नहीं कर पाए, और उसी का खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। जिन वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन आज हमारे करने को जिम्मा दिया गया है, ये 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद एक वामसी पोर्टल बना, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ये सिस्टम ऑफ इंडिया वामसी, उसमें ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, वक्फ बोर्ड की थी कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उनका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए। अब 12 साल 13 साल में तो हुआ नहीं, अब हमें और आपको ये काम 6 महीने में पूरा करना था, और जो हमें आज 12 अक्टूबर को हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास 1.5 महीना से भी ज़्यादा वक्त नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि हम आज जिस काम के लिए मिले हैं वो काम कितना अहम है। वो काम जो 12 साल तक सरकारी मशीनरी नहीं कर सकी, हमें आपको मिल कर के अब 1.5 महीने से भी कम वक्त में करना है। ये क्या है? रजिस्ट्रेशन का काम है। ये क्यों करना है? क्योंकि ये अब आप पर फ़र्ज़ हो गया, क्योंकि उम्मीद एक्ट जो वक्फ एक्ट 1995 था उसमें तरमीम हुई 2013 में, उसके बाद उसको अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है, और उसमें 2024 में फिर से एक बिल लाया गया जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, मैं उस पर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पर उसकी असर ये हुई कि उस एक्ट में उस बिल को 8 अप्रैल को पास कर लिया गया, और उसके बाद वो बिल इफ़ेक्टिव हो गया। यानी कि 8 अप्रैल से अब वक्फ एक्ट जो है उसका नाम बदल करके उम्मीद हो गया, यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वक्फ करके। तो ये जो एक्ट बन गया इसलिए कि अब ये पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है तो हम सब पर लागू हो जाता है। एक ऑप्शन ये है कि इसकी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के आइन, यानी कि हमारे भारत के संविधान, भारतना બંધારણ ની સાથે યોગ્ય નથી, उस दलील पर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, जो कि किया गया। बहुत सारी पिटीशंस हुई सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्ग्यूमेंट्स थी, हमारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि उस पर पूरा स्टे लगना चाहिए। सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो है वो ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है उसको लोग ये समझते हैं कि ये एक सेक्युलर एक्टिविटी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, वो जैन मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन का हो या दूसरे उसका हो, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को करने के लिए जो कोई एक्टिविटी की जाती है वो सारी जो एक्टिविटी है वो सेक्युलर नहीं मानी जाएगी, मगर वो रिलीजियस एक्टिविटी है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले जो आपसे बात करी कि वक्फ करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी इस्तेआत है तो आप करें, आपके पास एडिशनल पैसा है तो करे कोई भी, मगर एक बार जो चीज़ एक प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है उसके बाद उसका मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ शरीयत के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि हमारी दलील आज भी यही है कि मैनेजमेंट ऑफ वक्फ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ, वक्फ का रख रखाव, निभाव एक
सेक्युलर एक्टिविटी नहीं है, मगर ये एक रिलीजियस एक्टिविटी है। और रिलीजियस एक्टिविटी को करने के लिए और उसका निभाव करने के लिए आर्टिकल 26 में हमको ये आज़ादी मिली हुई है। मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। काफ़ी चीज़ों में एक इंटरिम ऑर्डर आया है जिसको जजमेंट कहते हैं, हालांकि वो ऑर्डर है क्योंकि अभी फाइनल जजमेंट होना बाकी है। इस इंटरिम ऑर्डर में भी काफ़ी डिस्क्रिपेंसी दिख रही हैं कि हमारी जो डिमांड थी कि एक तो उसको पूरा रद्द किया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। कुछ बातें मानी है, कुछ पॉजिटिव है, पर वो जो है वो कुछ कंडीशनल है उसमें से। जैसे कि कोई भी एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अगर कलेक्टर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने जाता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर, तो उसको तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो जाए, वैसा कानून पर कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी एक आम अगर हम डिस्प्यूट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सिविल डिस्प्यूट में भी जब भी कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट करती है, वहाँ का पंचनामा होता है और पंचनामे के हिसाब से जो स्थिति होती है उस स्थिति को जाळवी राखवो, ऐसा एक हुक्म होता है, यानी कि जो है उसी स्थिति में कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर के कानून ऐसा था कि अगर किसी सरकारी अधिकारी ने बोल दिया कि वक्फ नहीं है, तो उसी दिन से जब तक उस केस का निकाल नहीं होगा वो वक्फ नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि ये गलत बात है और अब ये तय कर दिया गया कि जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता, हालांकि करने वाला डेजिग्नेटेड ऑफिसर ही स्टेट गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, मगर तब तक वो वक्फ तो वक्फ रहेगी। वक्फ बाय यूजर जो है वो भी एक जनरल प्रिंसिपल है, यानी कि किसी भी ये इंडियन कानून का जो प्रिंसिपल है उसमें का ये है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी पर्पस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई लगातार बरसों से करता आ रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ये मकसद या ये प्रॉपर्टी उसी मकसद के लिए तय की हुई है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल बताऊं कि अगर किसी सोसाइटी में किसी ने अपना मकान नहीं बनाया है और लोग वहाँ से आने जाने का रास्ता बना लिया, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और अगर वो लगातार ऐसा 7 साल तक चलता रहा और उस प्लॉट के मालिक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो वो रोड बन जाता है बाय यूज़र, यानी कि लोग इस्तेमाल से कर रहे हैं तो ये हो गया। और अगर उसने उसको रोकना चाहिए था, अगर उसका मालिक ही था तो इसको यूज़र का प्रिंसिपल बोलते हैं कि भाई जो भी है तो वही का। तो यही लागू होता है वक्फ बाय यूज़र में कि कोई एक प्रॉपर्टी को अगर लोगों ने जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया या तो उस जगह पर मुर्दे दफनाना शुरू कर दिया तो वो कब्रस्तान हो, उसके लिए कोई लिखा पढ़ी कि आज तक कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे आबा अजदद की कोताही थी कि उन्होंने लिखा पढ़ी नहीं की, एक रूल था, ये एक प्रिंसिपल था कि चलता है इसी तरह से। तो हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसी प्रिंसिपल के साथ कर रहे थे। मगर अब ये हो गया कि वक्फ बाय यूज़र जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। अच्छा, इसमें शर्त ये लगाई है कि वक्फ बाय यूज़र अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि पश्चात असर नहीं होगी, यानी कि अब से कोई वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा, पुराने जो वक्फ बाय यूज़र हो गए वो मान लिए जाएंगे। मगर अभी आप देखेंगे कि पुराने जो वक्फ बाय यूज़र है उनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरी एक बात है, बहुत सारी बातें हैं, वक्त चूँकि कम है, मैं मुद्दों की बात करूं, ये है कि वक्फ करने वाला व्यक्ति यानी कि वाकिफ़ वो मुसलमान होना चाहिए। ऐसी कैद ना कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना इस्लाम देता है, तो फिर भी ये कानून बन गया। अब कानून पर अगर देखें तो पहली नज़र में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है, मगर उस स्टे जो दिया है उसके लफ्ज़ थोड़े ध्यान से देखने जैसे हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो प्रोविज़न है उस पर स्टे रहेगा तब तक कब तक, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स न बना ले कि 5 साल से कौन आदमी इस्लाम फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो तय किया जाए। यानी कि मैं, आप या हम में से कोई भी मुसलमान है कि नहीं है
उसके अब कानून, उसके जो रूल्स है कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि इस बात को तब तक स्टे दिया जाता है जब तक कि स्टेट ऐसा कानून रूल्स नहीं बना लेती। स्टेट ने रूल्स बनाना शुरू कर दिया है। इस एक्ट में, हर एक्ट में प्रोविजन होता है। इस एक्ट की सेक्शन 109 ये कहती है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस कानून के तहत वो रूल्स रेगुलेशन बनाए, और इसी तरह से 3 जुलाई को वो अपने रूल्स बना चुकी है। हालांकि ये 15 सितंबर को स्टे ऑर्डर आया, तो उसका ऑर्डर है, तो इसलिए वो रूल्स अभी बना नहीं पाए हैं, पर रूल में अमेंडमेंट करके कभी भी बना सकते हैं। तो इसलिए हमें एज ऑन टुडे, आज भी ये पूरा कानून एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कानून रद्द होना चाहिए। पर हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम कानून को मानने वाले यहाँ के बाशिंदे हैं, तो जब तक कानून है हम उसको मानेंगे भी सही। तो ये कानून ये भी कहता है सेक्शन 3R में, और उसके बाद बने हुए जो 3 जुलाई को जो रूल्स बने हैं 2025, उसका रूल नंबर 5 और 6 में ये ज़रूरी है कि हम अपनी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर हम ना कराएं तो हमें तो उस कानून की मुखालफत करनी है, तो नहीं कराएं। नहीं, अगर आप नहीं कराते हैं तो जब तक कानून इफेक्ट में है, जब तक कानून चल रहा है, तब तक आप कानून के डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। और जिस तरह से ये 6 जून 2025 को ये पोर्टल बन गया है, तो उसके 6 महीने में, यानी कि 5 नवंबर तक में हमें अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर हम रजिस्ट्रेशन इरादे से ना करें या बाई चांस अगर करना मिस कर जाते हैं, तो वो हमारी प्रॉपर्टी जो है उसका वक्फ प्रॉपर्टी होने का जो लीगल स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। आप अपने दिल से माने कि ये मेरी मस्जिद है, ये मेरा वक्फ है, पर लीगल स्टेटस नहीं रहेगा। तो हमें उसके लीगल स्टेटस को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब कानून की नज़र देखी जाएगी तो जैसे गुजराती में कहते हैं लखाणु है वंचाणु, रिकॉर्ड में छे के नहीं। जैसे पहले की ये कहा जाता था कि जिसका रेशन कार्ड नहीं है वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहा जाता है कि फिर आदमी होना न होने का पूरा हुआ उसका रेशन कार्ड, आजकल आधार के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से अब इसमें भी भू आधार शुरू हो गया है, और भू आधार यानी कि हर लैंड का एक 17 डिजिट कोड होगा, वो भी एक करना है। अगर ये हमारी इस प्रॉपर्टी को हमने वक्फ पोर्टल पर अगर रजिस्टर नहीं किया तो वो अपना वक्फ होने का स्टेटस खो देगी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम मिलके एक तरफ उस कानून की मुखालफत करें और दूसरी तरफ उसी के तहत जो हमें जिम्मेदारी हम पर आई है वो हम उसको पूरा करें। तो मैं उसकी बात करूं कि हमें इसमें करना क्या है। आज हम इस पर बात करेंगे। ये मेरी प्रेजेंटेशन तैयार करने में एडवोकेट अराफत अली का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ। यहाँ पर हम बात करें, ये सेक्शन 3B उम्मीद एक्ट जिसको कहते हैं, उसके तहत ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, उसके बाद 3 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रूल्स बनाए हैं। उसका रूल नंबर 5 और 6 के तहत ये हम पर अब ये जिम्मेदारी बन जाती है जितने भी मुतवल्ली हैं। ये थोड़े से आजकल क्रोनोलॉजी का बहुत रिवाज है, तो मैंने इसलिए डेट्स बता दिए कि कानून पास हुआ 8 अप्रैल को, पोर्टल खुला 6 जून को, पोर्टल बना, यानी कि कानून ये कहता है कि 6 महीने के भीतर, यानी कि 8 अप्रैल से, पर नहीं, पोर्टल बना है 6 जून को और रूल्स बने हैं 3 जुलाई को। और 6 जून की पोर्टल की तारीख देखें तो हमें अभी एक टाइमलाइन किसी अथॉरिटी ने आज तक डिक्लेयर नहीं की है, पर वो ऊँट कौन से करवट बैठे हैं हमें पता नहीं है, इसलिए हमें मिनिमम जो है कैसे करेंगे। ये इसका जो पोर्टल है उसका होम पेज है, उसकी साइट है umeed.minorityAffairs.gov.in पर। आपको चाहिए तो ये PPT मिल जाएगी, आप बात को सुने, ये ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुतवल्ली करना चाहेगा, उसको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने, पोर्टल पर काम कैसे करना है। जो बंदा मेरे जैसा नौजवान बैठ कर के, बच्चे जैसा बैठ कर के ऑनलाइन करेगा, उसको सारी डिटेल मुतवल्ली से लेनी होंगी। और बहुत सारे दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और समझदारी के साथ। और इसीलिए एक पर्चा आपको दिया गया है, उसमें 2-3 चीज़ें ऐड की जो मैंने आज सुबह 4 बजे की, उसमें जो कि नहीं हो, मेरी पीपीटी में भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुतवल्ली खुद बैठ कर के करते हैं तो सही बात है, मगर अगर ऐसा नहीं है तो ये एक इसका जो 3 स्टेज वाला है, हम एज अ मेकर जो भी है वो डेटा एंट्री करेगा, मुतवल्ली करेगा। उसके बाद कलेक्टर लेवल का ऑफिसर जो होगा उसको चेक करेगा और बाद में वक्फ बोर्ड का सीईओ उसको अप्रूव करेगा। इस पोर्टल पर जाकर के सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी पर्सन को रजिस्टर करना, प्रॉपर्टी को बाद में करेंगे, वक्फ को बाद में करेंगे। पहले तो ये कौन बंदा है जो ये एंट्री कर रहा है वो अपनी पहचान दे। तो सबसे पहले उसका इसके लिए उसकी इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो अगर आप जैसे कि हमारा नागरिक केंद्र है या कोई सोशल वर्कर है, या आपने भांजे भतीजे किसी से है, तो किसी स्कूल टीचर से बैठा करके आप करा रहे हैं, तो कम से कम इतने डॉक्यूमेंट आपको अपने हाथ में रखने होंगे इनकी सॉफ्ट कॉपी के साथ। अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको पीडीएफ फॉर्म में, और फोटोग्राफ है तो उसको जेपीजी के फॉर्म में। अगर पीडीएफ है तो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जेपीजी फ़ोटो है तो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर मुतवल्ली के पास मोबाइल फ़ोन तो होगा, उस मुतवल्ली के ही मोबाइल से उसको रजिस्टर किया जाए। ये नहीं कि जो बंदा लड़का बैठा है वो अपने मोबाइल से इसको रजिस्टर करता जाए, क्योंकि ईमेल आईडी अगर उसका नहीं है तो उसको बनवा लिया जाए। आजकल हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, स्मार्टफोन में ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट बनाना ही पड़ता है और बना होता है, तो उस मुतवल्ली के ही ईमेल आईडी को इस्तेमाल किया जाए, एक कॉमन न रखा जाए। और उसको चूँकि अगर उसको याद नहीं रहता, प्रैक्टिस नहीं हो, तो एक कागज़ में दर्ज कर लिया जाए और इन डॉक्यूमेंट्स की ये करके। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन में आपको फ़ोन नंबर डालना है सिर्फ, और गेट ओटीपी करना है। तो उस फ़ोन नंबर पर ओटीपी आएगा। इससे पहला स्टेप का भी पहला कदम ये हुआ कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हुआ। तो नंबर 1 ओटीपी आने के बाद उसने पोर्टल ने आपके मोबाइल नंबर को पहचाना है अभी। उसके बाद वाला जो फेज़ में आप जाएंगे उसमें डिटेल्स अपलोड करनी होगी जो पर्सन करने वाला है। मगर उससे पहले ये पूछा गया है कि कैटेगरी ऑफ यूज़र और द अपलोडर। तो इसमें अपलोडर कौन होगा? वो लड़का जो सेवा केंद्र में बैठा हुआ है, या आपका भांजा भतीजा जिससे आप करवा रहे हैं? नहीं, ये गलत फहमी एक होती है कि भाई जो लड़का है वो अपलोडर है। वो तो आपके अवज़ में काम कर रहा है। अपलोडर और एप्लीकेंट जो है, जो मुतवल्ली है, जो रिकॉर्ड पर है, वही रहेगा। और वो रिकॉर्ड पर कौन है? अगर आपने पीटीआर में फेरफार नहीं किया है तो आप तब तक नहीं है। जो भी चाचा मामू और बुढ़ऊ हैं उनको लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी मुतवल्ली हैं रिकॉर्ड के ऊपर, तो उनके उससे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपलोडर, और उनको अप्रूव किसने किया है। तो जब आप उसको देखेंगे तो ये पूछेगा कि आप मुतवल्ली हैं, आप वाकिफ़ हैं, आप नायब मुतवल्ली है, खादी में मुजावर है, सज्जाद। तो ये उस बंदे को पता होना चाहिए। तो जब वफ़ का काम ले हाथ में तो ये पहले पूछ लिया करें। इसलिए इस तरह से एक अपना चाहे तो अपना एक क्वेश्चनर बना ले, वो जो चाचा मामू उनको बड़े मियाँ को बैठा करके कि भाई आप इतनी इतनी डिटेल मुझे पहले दीजिए, उसके बाद वो पोर्टल में अपना अपलोड करना शुरू करें। और ये जो भी है, वो चाहे अमीन है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो उनको ये किसने बनाया है? मौखिक बनाया हुआ है या चला आ रहा है, या वक्फ बोर्ड का कोई हुक्म हुआ था उसके, तो वो डालना पड़ेगा। इतना डालने के बाद फिर आप आगे जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद ये डिटेल्स उस मुतवल्ली की आपको डालनी है। ये जो लड़का बैठ करके टाइप कर रहा है कंप्यूटर, वो अपनी नहीं डालेगा। वो तो सिर्फ उसके हाथ और आँख कान उसका इस्तेमाल हो रहा है। पूरा एप्लीकेंट जो है वो उसका जो रजिस्टर्ड जिसका नाम चल रहा है वो मुतवल्ली ही रहेगा। ये सारी डिटेल उसमें डालनी है। और उसमें जब सेक्ट रिलीजन इस्लाम, अच्छा इसमें हाँ बहुत ही ये बात है कि
ये खुद पूछ रहे हैं कि रिलीजन कौन सा है, हालांकि कह रहे हैं कि 5 साल से जो मुसलमान होगा वही ये कर पाएगा। कॉलम में दे रहा है कि रिलीजन कौन सा। जब आप रिलीजन करेंगे तो दूसरा एक प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और उसमें आपको कौन से मतलब पंथ है वो मेंशन करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मुतवल्ली का, ये इतनी चीज़ें डालनी होगी। उसके बाद एप्लीकेंट का जो डिटेल है वो उसका कौन सा एड्रेस है, कहाँ रहता है, और ये वो सारी चीज़ें डाल करके हर एक स्टेज पर कैप्चा पर डाल करके उसको वेरीफाई करना होगा। इनमें आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा और एड्रेस के प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चलेगा, जिसकी भी सॉफ्ट कॉपी होना ज़रूरी है और उसको जहाँ भी इसकी डिटेल डाली जाए वहाँ उस फाइल को अपलोड करनी पड़ेगी। अगर पीडीएफ है तो 10 MB से कम और इमेज है तो 2 MB से कम। ये हो जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ। पहले उसने फ़ोन नंबर को पहचाना, अब एप्लीकेंट को पहचाना, अभी तक वफ़ की तो बात ही नहीं हुई है, अब एप्लीकेंट हुआ, तो ये एक पड़ाव ख़त्म हुआ। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपको नए सिरे से होम पेज पर जाकर के अब रजिस्टर नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब आप लॉगिन करेंगे आपके अपने क्रेडेंशियल से, और वो लॉगिन जब करेंगे तो आपको फिर से वो मोबाइल नंबर और OTP पूछेगा और ये करके आपको अपना लॉगिन उसमें जाना है। और लॉगिन में जब जाएंगे तो ये अपनी सारी वफ़ की डिटेल मांगेगा, और वफ़ की जो डिटेल है इसलिए हमने एक आपको लिस्ट दिया हुआ है। राइट पीछे पेज नंबर 2 में पीछे देखेंगे तो सबसे पहले तो PTR की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, हम कुछ न कुछ मिला जुला जो है उसको याद रख लेते हैं। जैसे जामिया फैज़ानिया चैरिटेबल ट्रस्ट, अब हम सोचे कि जामिया फैज़ानिया के नहीं, फैज़ान जामिया है, फैज़ान जामिया ट्रस्ट है, नहीं चैरिटेबल है कि नहीं है हमें पता नहीं, याद नहीं है, या तो किसी ने बोर्ड चित्रवाया उसमें भी कोई एक लफ्ज़ रह गया, वो अगर आपकी PTR के साथ मैच नहीं हुआ तो मैंने आपको पहले बताया इसमें 3 स्टेज है। मेकर जो कि आप हैं, फिर चेकर जो कि कलेक्टर लेवल का आदमी होगा, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ चेक करेगा। अगर रेवेन्यू में वो नाम नहीं है 7 बार में आप बोलेंगे कि जामिया फैज़ानुल कुरान है और असल में रेवेन्यू रिकॉर्ड में जामिया फैज़ानुल ट्रस्ट होगा, तो जो अप्रूवर जो है, सॉरी चेकर जो है, उसको मिसमैच करके उसको खारिज कर देगा। उसको तो बहाना चाहिए खारिज करने का, तो वो अपनी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट हो उसकी नकल सर्टिफाइड कॉपी जा कर के निकलवा लीजिए, या तो अपने पास है उसको कॉपी को इस्तेमाल कीजिए और उसको प्रॉपरली इसमें डालिए। ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इसकी जो डिटेल्स हैं, ये इसका उसका नंबर, औकाफ का जो अपना नंबर है वो भी अब उसमें डालना होगा। और उसके बाद किस टाइप का वक्फ है, सुन्नी है, शिया है या बोरा है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो वक्फ, और किस तरह से ये वक्फ किया गया था। जैसे इसमें एक ऑप्शन है वक्फ बाय यूज़र का भी। और उसके बाद प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है। अब इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर एक कंटिन्यूस शॉपिंग सेंटर है तो आप पूरा शॉपिंग सेंटर को, जैसे मस्जिद है और मस्जिद के आसपास का पूरा दाहिने बाएं का जो हद के साथ उसके अंदर सारी दुकानें हैं, तो आप चाहें तो उसको सभी को एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी करेगा। और अगर थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, उसकी 4 खूंट बदल जाती है, तो फिर आपको उसको सेपरेट प्रॉपर्टी में बताना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए तो आप किसी जो रेवेन्यू से जानकार हो वकील, या तो किसी सिविल इंजीनियर से पूछ करके आप उसको ये कर सकते हैं। या तो आपका जो दस्तावेज हो उसमें देख सकते हैं कि दस्तावेज कौन सी एक प्रॉपर्टी का हुआ है और उसमें 4 खूंट कौन सी बताइए और उसके मेजरमेंट कौन से हैं। अगर वो अलग अलग है तो हर एक दुकान के लिए आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका ऑक्यूपायर वहाँ कौन किसके कब्जा में है वो भी आपको मेंशन करना है आगे की उसमें, तो उसको देख करके करें। उसके बाद वक्फ विद डीड। अब अगर यूज़र में है तो वक्फ डीड तो होगा नहीं, तो उसमें एक अपन अपना डिक्लेरेशन करके ये कर सकते हैं कि भाई इट इज़ वक्फ बाय यूज़र फ्रॉम सो एंड सो मेनी ईयर्स, इस तरह का एक करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इसमें वक्फ डीड होगा नहीं। और वक्फ डीड होगा नहीं तो आपका पोर्टल आगे बढ़ेगा नहीं, और इसलिए ज़रूरी है कि इस पोर्टल से आगे बढ़ने के लिए आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, या तो आप ओथ पर डिक्लेयर कर दें कि ये वक्फ बाय यूज़र 8 अप्रैल 2025 से पहले का है।
उस पर अगर कोई एनक्रोचमेंट है तो ये उसकी डिटेल आपको डालनी है। ये अभी हम वक्फ की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आए हैं। ये तो उस वक्त के ऊपर अगर कोई किसी तरह का इंक्रोचमेंट है, अगर आपको थोड़ी सी भी मालूमात है, अगर उसमें कोई केस नहीं भी हुआ है, तो मेरा ज़ाती ये है कि अपन को इसमें डाल देना चाहिए। अगर अभी तक हमने कॉज ऑफ एक्शन खड़ा नहीं किया तो कम से कम इस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए हम इसको कॉज ऑफ एक्शन को हम खड़ा कर सकते हैं कि भाई हमारे मानने से ये एंक्रोचमेंट है। और उसके बाद वो एड्रेस उसका जो है उसमें पूरी डिटेल डालनी है। उसका जो आपके पास रेवेन्यू के रिकॉर्ड है, प्रॉपर्टी कार्ड की कॉपी या आपके पास 7/12 का या 8 का नमूना हो, उसमें से वो करके करना है। ये वाकिफ़ की डिटेल। वो एप्लीकेंट था जो कि मुतवल्ली था, वो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त में मुतवल्ली और वाकिफ़ एक ही हो। अगर एक हो तो सारी डिटेल फिर से डालनी है। अगर वो सबसे पहले ऑप्शन में आपने अगर मुतवल्ली एज वाकिफ़ डाला होगा तो यहाँ अपने आप डिटेल ले लेगा वाकिफ़ की, और अगर दोनों बंदे अलग हैं तो यहाँ वाकिफ़ की अलग से डिटेल डालनी होगी। उसके बाद 4 खूंट जो है दाहिने बाएं ऊपर नीचे क्या है, ULPIN कोड जो मैंने बताया, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको पॉपुलरली अपन कहते हैं भू आधार, जमीनों नो आधार, प्रॉपर्टी नो आधार। वो आपको अगर है तो आप उसमें डालिए, नहीं है तो आप रेवेन्यू से पता कर सकते हैं कि भाई आपके सिटी में या तो आपके कस्बे में या आपके शहर में ये भू आधार अलॉट हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर आपने इसको किसी को लीज पर दिया है, अगर दिया है और भाड़ा करार नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसका भाड़ा करार करवाइए। और उसके लीज रूल्स अलग से हैं जो 2020 के हैं, उसके लिए अगर आपको चाहिए तो अलग से पूरी बात हो सकती है। कितने साल के लिए लीज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, आप किसी वकील से पूछें, ना हो तो यहाँ जमात के ऑफिस से रब्ता करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो अगर नहीं है भाड़ा करार किया हुआ तो उसको कर लिया जाए, क्योंकि उसकी डिटेल भी डालनी होगी और उसके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। और अब से आपकी जो है इसकी इनकम में भी उसको बताना होगा। नेक्स्ट कॉलम जो है इनकम की है। अच्छा, यहाँ इनकम असल में तो ये होना चाहिए था कि वक्फ प्रॉपर्टी से कितनी मिलने वाली इनकम है उसी का ब्यौरा हो इसमें, मगर ये जो कॉलम है वो इस तरह की है कि वो टोटल इनकम इसमें पूछ रहा है। तो आपको टोटल इनकम डालनी पड़ेगी। और उसके बाद इनकम के बाद कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ये अलग अलग हेड के तहत, ये अगर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप करवा लीजिए उससे। कम से कम 1 साल का ऑडिट रिपोर्ट आपके पास पिछले साल का होना चाहिए। बेहतर ये है कि 3 साल का आपके पास ऑडिट रिपोर्ट हो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की लैंड है, या तो गवर्नमेंट ने आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट लैंड के तौर पर डिक्लेयर किया, अगर ऐसा लगता है तो उसकी कॉलम उसमें डिटेल इसमें डाली जाएगी। इसमें जहाँ जिसको कोई सवाल होगा उसको हम अलग से जवाब देंगे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर कोई इस वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के कोई केस है, दो आपस में मुतवल्लियों के बीच में है, या मुतवल्ली और वक्फ और किसी थर्ड पार्टी के बीच में है, और वक्फ और सरकार के बीच में है, तो उसकी डिटेल इसमें आपको देनी होंगी। और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसके लिए हमने कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की सारी कॉपीज़ हों, तो ध्यान रखें कि एक एक डिजिट जो एक डाटा जो है उसको केयरफुली इसमें डालना है। बाकी की चीज़ें वो कुछ नंबर आप डालेंगे तो खुद अपने आप जो भू आधार है उसमें से वो डाटा कैच कर लेगा इसमें। वक्फ फोटोज़, ये हो सके तो उसको जियो टैग फ़ोटो लिए जाते हैं। हम जब ऑर्डिनरी फ़ोटो लेते हैं तो उसके अंदर जब तक आपका क्या बोलते हैं, गूगल अगर आप जीपीएस ऑन रहेगा, जीपीएस ऑन रख करके आप फोटो खींचेंगे तो उसमें दिखता ही है। और उसमें एक दूसरी ऐप भी रहती है कि वो फोटो के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। तो उस तरह उस ऐप के ज़रिए अगर आप फ़ोटो ले लेंगे तो वो जीपीएस की डिटेल कोऑर्डिनेट के साथ में आपको फ़ोटो होगा। तो बेहतर ये है कि उस तरह के फ़ोटो उसमें अपलोड किए रह जाएँ। और बाकी अब जो है वो सर्वे की जो रिपोर्ट डिटेल्स है वो इसमें डालनी है। फिर से बाउंड्री ऑफ वक्फ, अब ये सब जो हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए डिटेल्स हो रही है। और इतना होने के बाद आपका वक्फ जो है वो रजिस्टर हुआ, अभी भी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई, अभी आपने सिर्फ अपना वक्फ रजिस्टर किया। सबसे पहले क्या किया, मोबाइल की पहचान हुई, फिर करने वाले एप्लीकेंट की हुई, उसके बाद ये हुआ वक्फ का।
कि ये एक वक्फ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो भी इतना तो उसको करना ही है। उसके बाद उस वक्फ की जो प्रॉपर्टी है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेज में जाने का है कि अब वो जो मिल्कत है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो फिर से आप उसमें जाएंगे, फिर से आप वक्फ प्रॉपर्टी एंट्री फॉर्म में जाएंगे और वो सारी जो पहले भी अपन ने डाली है वो फिर से, ये तीसरा स्टेज हुआ जिसमें कि ये सारी डिटेल्स आपको डाल दी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर इसमें वही सारे LCD कोड, खाता नंबर, खसरा नंबर, पट्टा, वार्ड नंबर, ये वो इसमें डालने हैं, किस यूनिट में लिखा हुआ है उसको खास ये करना, और फिर से ULPIN कोड मांग रहा है। इनकम पर ये सब जॉब है वो थी वक्फ की इनकम। अब ये उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम वो इसमें जाएगी, और उस प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन है, खेती की ज़मीन अपन ने किसी को भाग में उसको करने के लिए दी है और उसमें से इनकम हो रही, या तो दुकान है उसका किराया आ रहा है, या और किसी तरह की कोई चीज़ है जिसका कहीं से सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, उस प्रॉपर्टी के ज़रिए होने वाली इनकम इस थर्ड स्टेज में जाएगी। और एनुअल इनकम, उसके ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया होगा कि भाई पर्टिकुलर ज़मीन या तो पर्टिकुलर मकान या पर्टिकुलर शॉपिंग सेंटर में से कितनी उपज हो रही है उसकी डिटेल इसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर से वही गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन, ये वही चीज़ें हैं, फिर से रिपीट हो रही है, मगर ये थर्ड स्टेज है, इसमें भी फिर से डालना ज़रूरी है। आप ये ना समझे कि अब हम पहले वाले स्टेज में डाल चुके तो अब डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्टल की अपनी डिटेलिंग है, पहले आपने डाली थी वो वक्फ के रेफरेंस में डाली थी, अब वो पर्टिकुलर एसेट जो है, प्रॉपर्टी है, उसके रेफरेंस में डाली जाती है। और फिर से लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसके लैंडमार्क्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाउंड्री, 4 खूंट जिसको कहते हैं, और जब फाइनल ये कर लेंगे तो आप उसको आपको डिस्प्ले पर बताएगा कि आपने इतनी इतनी प्रॉपर्टी रजिस्टर की है। एक एग्जांपल है उसके, उस पर आपको आपकी प्रॉपर्टी का बताएगा, प्रॉपर्टी का ID नंबर जनरेट करके बताएगा 17 डिजिट का, और वो करके, और ये सब होने के बाद जैसे कि आप अब चौथे स्टेज पर चले गए, वो है डिक्लेरेशन का। वो आपसे पूछेगा कि भाई आप खुद तो किसी इलीगल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, या ये है एक प्रॉपर्टी आपने, जो एक कॉमन डिक्लेरेशन है उसका जो भी है उसमें ये करना है। एक टिपिकल ये है कि अगर वकील है और मुतवल्ली है, और मुतवल्ली है जो वकालत करते हैं, तो उसमें उनको क्लियर रहना पड़ेगा एक आंसर में कि वो खुद अपना केस कभी डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी इसमें हो। रेयर केस होंगे और मैं समझता हूँ वकील को इतना पता होगा। और ये जब हो जाएगा तब फाइनल आपका सबमिशन फाइनल हुआ, और तब जाकर के आप तसल्ली कर सकते हैं कि आपकी अपना रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका वक्फ का रजिस्ट्रेशन हो गया, और वक्फ के बाद आपकी प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसके बाद ये पूरी एक इस तरह का टेबुलर फॉर्म में, एक कोठे के स्वरूप में आपका प्रॉपर्टी ID जो 17 नंबर का होगा, 17 अंकों का होगा, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कौन सी टाइप की है, कौन से स्वरूप की है, उसका ऑक्यूपायर कौन है, किसके कब्जे में है, किसकी, अगर किसी ने एनक्रोच किया है, दबाण किया तो दबाण करते का नाम क्या है, वो सब वो करके एक पूरा डाटाबेस तैयार हो जाएगा, जो आप भी देख सकेंगे और वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी भी देखेगा और वक्फ बोर्ड भी देख सकेगा। और इसलिए इसमें 2 चीज़ें मिसिंग है जो आपको जो ये वो कागज़ में मैंने मेंशन किया है कि PTR की नकल और नोंदनी का प्रमाण पत्र। नोंदनी का प्रमाण पत्र अगर पुराना है तो चलेगा, पर नहीं है तो कम से कम PTR की नई नकल निकलवा दी जाए, ताकि उसका नंबर टाइप करने में कहीं गलती ना हो, उसका नाम टाइप करने में कहीं गलती ना हो, और PTR के हिसाब से कौन, क्योंकि कई बार क्या होता है फेरफार हम सबमिट नहीं करते हैं, फेरफार सबमिट नहीं करते तो बुज़ुर्गों के नाम चले रहते हैं उसमें तो अभी अगर उसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो पहले उसको उस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें दोनों में डिस्क्रिपेंसी आएगी और अप्रूवर जो है उसको डिसअप्रूव कर देगा कि भाई मेरे रिकॉर्ड में तो फलाने शख्स का नाम चल रहा है और ये मिसमैच है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड में से फ्रेश कॉपी निकलवा करके अभी जो उसमें मुतवल्ली हैं या तो जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं उनमें से किसी एक का नाम लग करके ये किया जाए। बाकी की चीज़ें जो है आप जानते हैं, ये सभी जब अगर कोई नौजवान हमारे वर्कर भी इस तरह का काम करते हैं तो हर मुतवल्ली से कहे कि आपका अपनी डिटेल जो सबसे पहले वाली स्लाइड में था, वो पेज नंबर 1 पर है,
उसका अपना फ़ोटो, आधार, पान, रेसिडेंशियल प्रूफ, उसकी अपनी वो सारी चीज़ें लिखी हुई और वो सबके इमेजेस सबको स्कैन करके रखना है। बेहतर ये है कि उसका एक फ़ोल्डर बना लिया जाए और उस फ़ोल्डर में उसमें जितनी चीज़ें हैं उसके सारे सॉफ्ट कॉपी कर ली जाए और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के डॉक्यूमेंट की स्कैन कर लिया जाए। अगर स्कैन बड़ा है तो उसको 10 MB के साइज़ में, क्योंकि जब आप अपलोड करने बैठें तो डिले ना हो और एक के बाद आप नेक्स्ट स्टेज में जाएँ। खुदा ना खास्ता अगर आप करने में टाइम आउट हो जाता है तो फिर आप ये ध्यान रखिए कि जो हाजी साहब आपको फाइल दे करके चले गए ऐसे पोर्टफोलियो के, बेटा तो ये अपलोड कर लेना, मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर वापस अगर अटक गए या बीच में रुक गया तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर वापस OTP आएगा और फिर वो बड़े मियाँ को उठाना पड़ेगा कि साहब OTP आया, मेरे को OTP दो। तो हो सके तो चाय पानी का बंदोबस्त करें, एक ही सीटिंग में बैठ करके उसको करें और वो एक सीटिंग में बैठने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी बना के रखें ताकि अपलोड करने के टाइम पर कम से कम ये हो। अगर मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं तो 50 रुपये का एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लीजिए ताकि उसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं और जिन लोगों ने की है तो हमने सुनी है और पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब बैठें इस काम को करने के लिए तो पूर्व तैयारी के साथ बैठें। ये मिनिस्ट्री ने अपने कुछ नंबर दिए हैं और गुजरात वक्फ बोर्ड के भी ये नंबर हैं, उन्होंने अपने सहायता के लिए दिए हैं। पर मान लीजिए आप ये जो जिम्मेदारी है पोर्टल में अपलोड करने की, ये मुतवल्ली की है। अगर कोई कहेगा या आपको बरगलाता है कि आप फिक्र मत करो, फलाना फलाना अथॉरिटी कर लेगी, ढिमका ढिमका अथॉरिटी के, तो आप बराए करम ऐसी बातों में न आए। मुसलमान बड़ा भोला होता है और लोगों पर बहुत अच्छे से भरोसा कर लेता है और उसको ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ लोग करने वाले हैं तो वो कर देंगे। जब आप खुद बगल में बैठे उसके पास करवा करके तसल्ली करें, उसके बाद वहाँ से आप खड़े हों। और अगर ऐसा लगता है कि कोई कर लेगा, ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनकी जिम्मेदारी है, पर अगर नहीं किए तो हम बचाव नहीं ले सकते कि मैंने तो कर दिया था, ये साहब ने नहीं किया है। अगर इस करने में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती तो आप उसका वहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो ईमेल आईडी दिया है उसको तब के तब ईमेल कर दीजिए ताकि खुदा ना खास्ता 5 नवंबर तक ये काम न हो सके तो कम से कम आपके पास इतने पुरावा रहे कि आपने अपना सन्निष्ठ प्रयास किया था इसको करने के लिए और बिकॉज ऑफ ये रुकावटें जो हैं आपने जो मेल किए उस वजह से नहीं हो पाया है, तो फिर आप ट्रिब्यूनल के पास जाकर के एक्सटेंशन मांग सकते हैं और वहाँ अपने सबूत पेश कर सकते हैं कि देखिए मैंने लगातार 3 दिन कोशिश की, लगातार 1 हफ्ता कोशिश की और नहीं हुआ इनके पोर्टल की प्रॉब्लम की वजह से, तो डेफिनेटली आपको फिर वहाँ इंसाफ मिल सकता है। तो पर अगर नहीं होता है तो आप उसको छोड़े नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें और तुरंत के तुरंत अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट कर दें। बस यही मेरा सबमिशन है और अगर किसी को सवाल जवाब हो तो हम बाद में कर सकते हैं। शुक्रिया।